बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की क्लास में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार घटित होता है, क्या है इस डॉपलर प्रभाव का कारण, क्यों घटित होता है ये डॉपलर प्रभाव और किस प्रकार होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं स्टूडेंट। तो उठाइए कॉपी और पेन, हो जाइए नोट्स बनाने के लिए तैयार। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक अपना प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो ये डॉपलर प्रभाव होता क्या है, केवल अपन डॉपलर प्रभाव की बात करें, प्रकाश की बात नहीं कर रहे, केवल डॉपलर प्रभाव की बात करें तो जो ये डॉपलर प्रभाव होता है ये स्टूडेंट एक तरंग गति का सामान्य गुण होता है। सामान्य गुण होता है तरंगों का ही। तरंग कैसी भी हो सकती है, तरंग गति यदि हो रही है तो उस तरंग गति का एक सामान्य लक्षण परिलक्षण होता है, गुण होता है क्या, डॉपलर प्रभाव। सही है। ये जो डॉपलर प्रभाव है स्टूडेंट ये ध्वनि तरंगों में भी उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रकाश तरंगों में भी उत्पन्न होता है। सही है। 11th क्लास में स्टूडेंट आपने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया होगा डॉपलर प्रभाव, तरंग गति लेसन पढ़ा है 11th में। उसी के अंतर्गत इस डॉपलर प्रभाव का अध्ययन किया है जिसकी विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत आभासी आवृत्ति का मान परिकलित किया है। तो यहां पर केवल अपन प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव का डिस्कशन करने वाले हैं। पहले अपन ने ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव का डिस्कशन किया था 11th क्लास में। तो यहां पर ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव और प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव में भी क्या कोई अंतर होता है, क्या इन दोनों डॉपलर प्रभाव में अंतर होता है? तो इस अंतर को समझने से पहले स्टूडेंट मैं आपको ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव का एक सामान्य उदाहरण देता हूं। ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव किस प्रकार घटित होता है, इस डॉपलर प्रभाव को समझ लो। यदि 11th क्लास का याद नहीं है तो फिर से अपन थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं, फिर इन दोनों में अंतर प्राप्त करते हैं कि ये अंतर होता क्या है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर यदि ध्वनि तरंगों के एक सामान्य उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो किसी गाड़ी में या फिर पुलिस की कोई गाड़ी है और उस पुलिस की गाड़ी में कोई सायरन बज रहा है। सही है। मान लो यहां से कोई सायरन बज रहा है, किसी गाड़ी से कोई सायरन बज रहा है। यदि ये सायरन बजता है तो इस सायरन की जो आवाज है स्टूडेंट वो सभी दिशाओं में गति करती है। ध्वनि जिसे कहते हैं वो ध्वनि सभी दिशाओं में संचरित होती है। सही है। अब यहां पर एक प्रेक्षक मान लो किसी समय यहां पर और एक प्रेक्षक किसी समय मान लो स्टूडेंट यहां पर, ये अपने पास कोई प्रेक्षक है। सही है। प्रेक्षक कहो या फिर ध्वनि को सायरन को सुनने वाला श्रोता कहो। इस सायरन की जो आवाज है स्टूडेंट ध्वनि तरंगों के रूप में अर्थात तरंगाग्रों के रूप में इस प्रकार दूर तक संचरित होती है। सायरन की जो आवाज है वो देखो स्टूडेंट, सायरन बज रहा है, कोई भी घंटी बज रही है, उस घंटी की जो आवाज है वो आवाज सभी दिशाओं में इस प्रकार तरंगाग्रों के रूप में, एक गोलाकार तरंगाग्र के रूप में इस प्रकार सभी दिशाओं में संचरित होती है। क्योंकि तरंगाग्र तरंग संचरण को ही प्रदर्शित करता है, तो यहां पर ये तरंगाग्र ध्वनि तरंगों के लिए मान लो। सही है। तो यहां पर इन दोनों प्रेक्षक के लिए देखो, यदि ये सायरन लगातार बज रहा है तो इसको ये सायरन अधिक सुनाई दे रहा है और इसको ये सायरन कम सुनाई दे रहा है, लेकिन वो एक समान रूप से, एक समान तारत्व के साथ में वो उन्हें सुनाई दे रहा है। कब? जब यहां पर इनमें से कोई भी गति नहीं कर रहा है, सारे के सारे क्या है, स्थिर है। सही स्टूडेंट। अब यहां पर अपन ये मान ले कि ये जो सायरन है ये सायरन स्टूडेंट मान लो किसी पुलिस की गाड़ी में बज रहा है। पुलिस की गाड़ी में ये सायरन बज रहा है और गाड़ी सायरन बजाते हुए गति कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट ये तो क्या हुआ, यहां पर ये उस ध्वनि तरंग का स्रोत हो गया, सोर्स है उसका ये
कि ध्वनि तरंग यहां से संचरित हो रही है, और इसमें ये जो स्रोत है स्टूडेंट, ये स्रोत यहां पर क्या है, गतिमान है। स्रोत क्या कर रहा है, यहां पर गतिमान है। लेकिन इन प्रेक्षक की बात करें तो ये प्रेक्षक स्थिर है। सही है। अब यहां पर मान लो ये सायरन यहां से बजते हुए या पुलिस की जो गाड़ी है वो सायरन बजाते हुए इस दिशा में गति कर रही है। क्लियर दैट। अब जब ये गाड़ी सायरन बजाते हुए इस दिशा में गति करती है तो इस प्रेक्षक से ये गाड़ी दूर जा रही है और इस प्रेक्षक की ये गाड़ी समीप आ रही है। सही है। तो अब यहां पर थोड़ा सा यदि अपन अनुमान लगाए तो इनमें से कौन से प्रेक्षक को इस सायरन की आवाज घटती या बढ़ती हुई सुनाई देगी। पहले अपन यदि घटते हुए सायरन की बात कर रहे हैं तो जब ये सायरन वाली गाड़ी इस स्रोत से इस प्रेक्षक से दूर जा रही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है लगातार। तो ये इससे दूर जा रही है तो इस प्रेक्षक को कम आवृत्ति प्रतीत होती है। ध्वनि का जो तारत्व है वो तारत्व कम सुनाई देता है, और जब ये गाड़ी इस प्रेक्षक के समीप आ रही है तो इसको अधिक आवृत्ति सुनाई देती है, अतः ध्वनि का जो तारत्व है वो तारत्व अधिक होता है। यहां पर तारत्व कम था स्टूडेंट। सही है। इसका मतलब है ये गाड़ी सायरन बजाते हुए ये प्रेक्षक से दूर जा रही है तो ध्वनि के तारत्व में कमी होती है, और यदि ये गाड़ी सायरन बजाते हुए प्रेक्षक के समीप आती है तो ध्वनि का तारत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर इस स्रोत और प्रेक्षक के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है तो उस आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। सही है। स्रोत के द्वारा उत्सर्जित होने वाली आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति है और प्रेक्षक को सुनाई देने वाली जो आवृत्ति है वो आभासी आवृत्ति है। यहां पर इस वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्ति के अंतर को डॉपलर प्रभाव कह सकते हैं स्टूडेंट। ध्वनि तरंगों का डॉपलर प्रभाव क्या है, जब स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक को आवृत्ति में प्रेक्षक को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव के परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। मतलब स्रोत से कुछ अलग आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित हो रही है, प्रेक्षक को कुछ अलग आवृत्ति की तरंगें सुनाई दे रही है, तो यहां पर आवृत्ति में होने वाले इसी उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी उतार चढ़ाव को कहते हैं क्या, डॉपलर प्रभाव। यही डॉपलर प्रभाव कहलाता है जो ध्वनि तरंगों में परिलक्षित होता है। सही है। इसी प्रकार यदि अपन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और कोई ट्रेन हॉर्न बजाते हुए अपने नजदीक आती है तो हॉर्न की आवाज अपने को बढ़ती हुई सुनाई देती है, और वही ट्रेन यदि हॉर्न बजाते हुए प्लेटफॉर्म से दूर जाती है तो उस हॉर्न की जो आवाज है वो घटती हुई सुनाई देती है। तो इस आवाज के तारत्व में, इस ध्वनि के तारत्व में या फिर इसकी आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रभाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं स्टूडेंट। तो जिस प्रकार ये डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में परिलक्षित हो रहा था, उसी प्रकार ये डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी परिलक्षित होता है स्टूडेंट। यही डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी परिलक्षित होगा, लेकिन इन दोनों डॉपलर प्रभाव में अंतर है। ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव और प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव में अंतर है स्टूडेंट। क्या अंतर है, वो अंतर देखो यहां पर। इन दोनों डॉपलर प्रभाव में, ध्वनि तरंगों के और प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव में जो अंतर, उस अंतर की बात करें तो यहां पर ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगों में जो डॉपलर प्रभाव है स्टूडेंट, वो स्रोत एवं श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में कौन गतिमान है। इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में कौन गतिमान है, स्रोत गतिमान है या श्रोता गतिमान है। ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन गतिमान है, स्रोत या फिर श्रोता। आपेक्षिक गति होगी, उस आपेक्षिक गति के कारण ही डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पर ध्वनि तरंगों का ये डॉपलर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि स्रोत और श्रोता या स्रोत और प्रेक्षक में से कौन गतिमान है।
लेकिन प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव की बात करें स्टूडेंट, तो प्रकाश तरंगों में जो डॉपलर प्रभाव है वो स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि दोनों में से कौन गतिमान है। केवल स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति पर ही निर्भर करता है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। इसका कारण क्या है स्टूडेंट? यदि इसके कारण की बात करें अपन, तो इसका कारण यह है क्योंकि यहां पर प्रकाश की जो चाल है वो स्रोत की चाल और प्रेक्षक की चाल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इस कारण स्रोत की चाल और प्रेक्षक की चाल के कारण प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे स्रोत गति करे चाहे प्रेक्षक गति करे, क्योंकि प्रकाश तरंगों की चाल बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट। इस कारण यहां पर प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव है वो केवल स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति पर ही निर्भर करता है। तो इन दोनों डॉपलर प्रभाव, ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव में क्या अंतर है, ये अंतर यहां पर स्पष्ट हुआ स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है, इसकी एक सटीक डेफिनेशन यहां पर अपन ड्रॉ करें। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो डेफिनेशन की बात करें तो जब स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जब स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाली, तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन अथवा तरंग दैर्घ्य में विस्थापन हो जाता है। इसी प्रभाव को प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। सही है। जब भी स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होगी तो उस आपेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश की आवृत्ति में, तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन अथवा तरंग दैर्घ्य में उत्पन्न विस्थापन के प्रभाव की घटना को प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव यहां पर क्या है स्टूडेंट? तो ये डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो गई होगी। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या डेफिनेशन क्लियर है। अब यहां पर जब आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है तो आवृत्ति में परिवर्तन क्या चीज थी? दो चीज याद रखना स्टूडेंट, यहां पर क्या है, आवृत्ति में परिवर्तन का प्रभाव अथवा तरंग दैर्घ्य में विस्थापन। क्या है ये दोनों चीजें? इन्हीं दोनों के प्रभाव को क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब आवृत्ति में जो परिवर्तन हो रहा है, अब आवृत्ति में परिवर्तन किस प्रकार से होगा वो देखो। यहां पर आवृत्ति में यदि परिवर्तन की बात करें तो आवृत्ति में परिवर्तन तब होगा जब तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा। तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा। तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन है स्टूडेंट वो दो प्रकार से हो सकता है। एक उच्च तरंग दैर्घ्य के रूप में और दूसरा निम्न तरंग दैर्घ्य के रूप में। उच्च तरंग दैर्घ्य और निम्न तरंग दैर्घ्य के रूप में परिवर्तन, अर्थात प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन है वो उच्च और निम्न दो प्रकार से हो सकता है। कब होगा ये परिवर्तन? ये तरंग दैर्घ्य उच्च कब होगी? इसकी कंडीशन यहां पर देख लो स्टूडेंट। कंडीशन कब होगी? जब स्रोत कंडीशन यहां पर देखो, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है। इसमें ये कंडीशन कब होगी? इसमें स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है लेकिन इसमें स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है। जब स्रोत प्रेक्षक के समीप आता है, ये यहां पर निम्न उच्च आवृत्ति की कंडीशन है स्टूडेंट। उच्च तरंग दैर्घ्य कब होगी और निम्न तरंग दैर्घ्य कब होगी? तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट? ये आप अच्छी तरह जानते हो स्टूडेंट। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को न्यू से, तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्घ्य के स्टूडेंट। न्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके? तरंग दैर्घ्य की।
तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों में रिलेशंस का संबंध भी आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, C बराबर न्यू लैम्बडा होता है। C बराबर न्यू लैम्बडा होता है। न्यू आवृत्ति, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य और C प्रकाश की चाल को व्यक्त करती है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो उच्च तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य यदि उच्च है तो यहां पर निम्न आवृत्ति होगी। सही है। और निम्न तरंग दैर्घ्य है तो स्टूडेंट यहां पर उच्च आवृत्ति होगी। सही है। तो यहां पर देखो दो डेफिनेशंस यहां पर और ड्रॉ करने वाले, क्या है वो डेफिनेशन, वो इन्हीं दोनों के आधार पर। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश की आवृत्ति में कमी होती है। प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश की आवृत्ति में कमी या तरंग दैर्घ्य में वृद्धि प्रतीत होती है। कब होगी ये? जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है। जैसे मान लो पृथ्वी से कोई तारा दूर जा रहा है, प्रेक्षक स्रोत मान लो तारा है तो पृथ्वी से कोई तारा दूर जा रहा है, तो जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश की आवृत्ति में कमी प्रतीत होती है या तरंग दैर्घ्य में वृद्धि प्रतीत होती है। इस घटना को या फिर इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में होने वाली इस वृद्धि के प्रभाव को, तरंग दैर्घ्य में होने वाली इस वृद्धि के प्रभाव को लाल या अभिरक्त विस्थापन कहते हैं। लाल या अभिरक्त विस्थापन, रेड शिफ्ट कब होगा? जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश की आवृत्ति में कमी प्रतीत होगी या तरंग दैर्घ्य में वृद्धि, तरंग दैर्घ्य बढ़ती हुई प्रतीत होगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में होने वाली इस वृद्धि के प्रभाव को लाल या अभिरक्त विस्थापन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम है उसमें मध्यवर्ती जो तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम जानते हो स्टूडेंट, विप जोड़ के रूप में होता है। विप जोड़ के रूप में होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जिसमें बैंगनी प्रकाश से लेकर लाल रंग के प्रकाश तक ये फैला होता है। इसमें बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा जो है, तरंग दैर्घ्य लैम्बडा इसकी निम्न होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो लैम्बडा है वो इसकी उच्च होती है। मतलब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य निम्न होती है। तो यहां पर तरंग दैर्घ्य में वृद्धि का प्रभाव लाल या अभिरक्त विस्थापन कहलाता है, क्योंकि इसकी जो मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य है वो किस ओर शिफ्ट हो जाती है? ये शिफ्ट हो जाती है स्टूडेंट, लाल रंग की ओर शिफ्ट हो जाती है। इस कारण इसे अभिरक्त या लाल विस्थापन कहते हैं। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये थी यहां पर स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन यहां पर क्या मिल रही है अपने को? दूसरी कंडीशन सुनो देखो क्या है, इसके अपोजिट हो गया। स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा था, अब स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है। जैसे कोई तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है, कोई तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो यहां पर स्रोत प्रेक्षक के समीप आता है। जब स्रोत प्रेक्षक के समीप आता है तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि प्रतीत होगी या तरंग दैर्घ्य में कमी प्रतीत होगी। आवृत्ति बढ़ती भी प्रतीत होगी और तरंग दैर्घ्य घटती भी प्रतीत होती है। तरंग दैर्घ्य में होने वाली इस कमी के प्रभाव को क्या कहते हैं स्टूडेंट? नीला विस्थापन कहते हैं। तरंग दैर्घ्य में होने वाली इस कमी के प्रभाव को नीला विस्थापन, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। नीला विस्थापन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में देखो यहां पर तरंग दैर्घ्य में कमी हो रही है, तो जो दृश्य स्पेक्ट्रम, उस दृश्य स्पेक्ट्रम में मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य जो होती है, मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की ओर शिफ्ट हो जाती है। बैंगनी रंग की ओर शिफ्ट होती है तो नीला विस्थापन बनता है और लाल रंग की ओर शिफ्ट होती है तो अभिरक्त विस्थापन कहलाता है। सही है। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट यहां पर प्राप्त होगा अपने को। सही है। तो प्रकाश में उत्पन्न होने वाला यह डॉपलर प्रभाव,
अब यहां पर डॉपलर विस्थापन के लिए सूत्र क्या होगा स्टूडेंट, ये सूत्र यहां पर कैलकुलेट करना होगा आपने को, सही है। मतलब यहां पर विस्थापन यहां पर तरंग दैर्घ्य में होने वाला ये परिवर्तन, कमी या वृद्धि हो रही है, इसमें ये विस्थापन, तरंग दैर्घ्य विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। तरंग दैर्घ्य का ये विस्थापन क्या होगा, इसका सूत्र यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का विस्थापन यहां पर ज्ञात करें। इसके से पहले यहां पर स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है, स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में होने वाली परिवर्तन या तरंग दैर्घ्य में उत्पन्न विस्थापन के प्रभाव की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव यहाँ पर उच्च तरंग दैर्घ्य के लिए भी होता है, निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए भी होता है। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि का प्रभाव अभिरक्त विस्थापन कहलाता है, और जब स्रोत प्रेक्षक के समीप आता है तो तरंग दैर्घ्य में कमी का प्रभाव नीला विस्थापन कहलाता है। जब यहाँ पर दूर जाता है तो आवृत्ति में कमी होती है, समीप आता है तो आवृत्ति में वृद्धि होती है। तो आवृत्ति में परिवर्तन या फिर तरंग दैर्घ्य में जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, वृद्धि और कमी, तरंग दैर्घ्य में विस्थापन के प्रभाव की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सही है। तो अब यहाँ पर प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के लिए ये जो विस्थापन सूत्र है, ये विस्थापन सूत्र क्या होगा, डॉपलर विस्थापन सूत्र। तो देखो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर ले, डॉपलर विस्थापन सूत्र यहाँ पर कैलकुलेट कर ले, क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। सही है। तो यहाँ पर 11th क्लास में भी डॉपलर प्रभाव में 4 विशेष अवस्थाओं में अलग अलग सूत्र आभासी आवृत्ति के लिए कैलकुलेट किया गया है। सही है। तो स्रोत और प्रेक्षक के मध्य यदि आपेक्षिक गति होती है तो देखो आभासी आवृत्ति का सूत्र क्या होगा, स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य सापेक्ष गति के कारण आभासी आवृत्ति क्या होगी, आभासी आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू से व्यक्त करते हैं तो न्यू डैश बराबर न्यू अंडर रूट 1 प्लस माइनस वी अपॉन सी बटे 1 प्लस माइनस वी अपॉन सी। आभासी आवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट यहां पर ये होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। आवृत्ति में परिवर्तन होगा, ये कंफर्म है। आवृत्ति में परिवर्तन उतार चढ़ाव के प्रभाव को ही तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो यहां पर आवृत्ति में होने वाला जो परिवर्तन है वो इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। सही है। न्यू डैश यहां पर आभासी आवृत्ति, न्यू वास्तविक आवृत्ति है, वी यहां पर स्रोत की चाल है और सी यहां पर प्रकाश की चाल है। सही है स्टूडेंट। यहां पर अब 2 कंडीशन है, ठीक है। अब स्रोत और प्रेक्षक के मध्य सापेक्ष गति हो रही है, तो यहां पर स्रोत, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो आभासी आवृत्ति क्या होगी, न्यू डैश बराबर न्यू अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी बटे 1 माइनस वी अपॉन सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, क्योंकि जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाएगा, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाएगा तो आवृत्ति में कमी होगी, आवृत्ति में वृद्धि होगी। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो आवृत्ति में परिवर्तन घटेगा या बढ़ेगा, ये देख लो। अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, कंफ्यूजन को क्लियर करो। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो आवृत्ति में कमी होती है, दोनों के बीच की दूरी में वृद्धि होती है, तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती है और आवृत्ति में कमी होती है। सही है। तो जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो यहां पर आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आवृत्ति घटनी चाहिए स्टूडेंट। तो देखो इस फॉर्मूले में अपन ने गलत लिख दिया, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन लेने अपन क्या, जब स्रोत प्रेक्षक की ओर आता है, जब स्रोत प्रेक्षक की ओर आता है तो आवृत्ति, आभासी आवृत्ति न्यू डैश बराबर न्यू अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी बटे 1 माइनस वी अपॉन सी। समीप आता है तो आवृत्ति में वृद्धि होगी स्टूडेंट, आवृत्ति में वृद्धि होगी तो यहां पर
न्यू डैश बराबर न्यू अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी। अर्थात नीचे वाला पद छोटा है, इसमें नीचे वाला पद बड़ा होगा। याद रख लो, नीचे वाला पद बड़ा होगा तो आवृत्ति कम होगी, और नीचे वाला पद छोटा होगा तो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी। सही स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर में 3 देता हूं। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अब यहां पर स्टूडेंट यदि अपन आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के रिलेशन की बात करें तो स्टूडेंट C बराबर होता है न्यू लैम्बडा। C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्बडा होता है स्टूडेंट। तो यहां से यदि अपन न्यू का मान कैलकुलेट करें तो क्या होगा स्टूडेंट? C बटे हुए लैम्बडा। और यदि आभासी आवृत्ति न्यू डैश का मान ज्ञात करें तो C अपॉन लैम्बडा डैश। लैम्बडा डैश यहां पर आभासी तरंग दैर्घ्य और लैम्बडा यहां पर वास्तविक तरंग दैर्घ्य जो स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश के लिए। सही है, तो ये दोनों मान यदि अपन समीकरण 3 में रखें स्टूडेंट तो समीकरण 3 से क्या मिल रहा है? देखो, समीकरण 3 से मिल रहा है अपने को क्या? C अपॉन लैम्बडा डैश इज इक्वल C अपॉन लैम्बडा अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी बटे हुए 1 माइनस वी अपॉन सी। सही है, C से C यहां पर स्टूडेंट कैंसिल हो गया। इस लैम्बडा को यहां पर प्रतिस्थापित कर दे तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी बटे हुए 1 माइनस वी अपॉन सी। लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश बराबर अपने को ये मान मिल रहा है। सही है, यदि मैं इस समीकरण के दोनों पदों को ऊपर नीचे कर दूं, नीचे वाला पद ऊपर ले जाऊं, ऊपर वाला पद नीचे ले आऊं, तो क्या होगा? लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी बटे में 1 प्लस वी अपॉन सी। समीकरण के दोनों पदों को ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर वाले को नीचे ले गए, नीचे वाले को ऊपर ले गए। सही है, तो इक्वेशन अपने को ये मिल गई। अब देखो यहां पर लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट को यहां से हटा दें, 1 माइनस वी अपॉन सी, अंडर रूट को हटा देंगे तो घात 1/2 हो जाएगी। सही है, और यहां पर स्टूडेंट इस नीचे वाले पद को भी ऊपर ले जाएं तो नीचे घात 1/2 थी, ऊपर गई तो घात -1/2 हो गई स्टूडेंट। सही है, अब यहां पर द्विपद प्रमेय का उपयोग करें। द्विपद प्रमेय से यहां पर v लेस देन c के कंपैरिजन में, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा? लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन 2 v अपॉन सी डॉट डॉट, और इसी प्रकार 1 प्लस 1 अपॉन 2 v अपॉन सी डॉट डॉट। सही है, यहां पर माइनस क्योंकि घात -1/2। सही है, अपर घातों को नगण्य मान लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल 1 माइनस वी अपॉन 2c और 1 माइनस वी अपॉन 2c। सही है, तो लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल 1 माइनस वी अपॉन 2c का होल स्क्वायर, डबल हो गया स्क्वायर। फिर से द्विपद प्रमेय का उपयोग करें स्टूडेंट। यहां पर द्विपद प्रमेय से क्या मिल जाएगा? लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल 1 माइनस 2 v अपॉन 2c डॉट डॉट, तो लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल 1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस v अपॉन c, ये अपने को मान लिया। सही है, तो यहां से देखो स्टूडेंट यदि v बटा c का मान ज्ञात करें तो इस v बटा c को इस तरफ पक्षांतर कर दो, लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा को इस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा, तो v बटा c इज इक्वल लघुगणक लेके सॉल्व करो तो लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा मिल गया। लैम्बडा वास्तविक तरंग दैर्घ्य है, लैम्बडा डैश आभासी तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य में उत्पन्न इस परिवर्तन को डेल लैम्बडा से व्यक्त कर दें तो डेल लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, ये समीकरण मिल रहा है। तो यहां से अपने को स्टूडेंट एक इक्वेशन मिल गई क्या? डेल लैम्बडा बराबर डॉपलर विस्थापन क्या है, उस विस्थापन का मान डेल लैम्बडा बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट? डेल लैम्बडा बराबर डेल लैम्बडा का मान पुट करें तो यहां पर
v अपॉन सी इंटू लेमड़ा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर ये मिल गया अपने को। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से, यदि अपन स्रोत की चाल ज्ञात करना चाहे, किस पृथ्वी से तारा दूर जा रहा है नजदीक आ रहा है तो किस चाल से गति कर रहा है, तो उस तारे की गति ज्ञात करने के लिए यहां पर v बराबर डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू सी, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहेगा स्टूडेंट। इस तरह यहां पर स्टूडेंट अपन ने डॉपलर विस्थापन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर कैलकुलेट किया है, जिसमें यहां पर इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है या समीप आ रहा है तो उस तारे की चाल ज्ञात की जा सकती है, और यहां पर इस फॉर्मूले की सहायता से डॉपलर विस्थापन में उत्पन्न, डॉपलर प्रभाव में उत्पन्न उस विस्थापन, तरंग दैर्ध्य में उत्पन्न विस्थापन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये टॉपिक था स्टूडेंट यहाँ पर डॉपलर विस्थापन, डॉपलर प्रभाव में उत्पन्न विस्थापन का मान। सही है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने डिस्कस किया है क्या, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार घटित होता है, उसके लिए डॉपलर विस्थापन क्या होता है। स्टूडेंट आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ में यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट। आज की